मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने स्टार्ट किया था एक टॉपिक जिसका नाम था सतत आवेश वितरण। उसमें भी हमने आयतनिक सतत आवेश वितरण के बारे में बात स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। और क्या कहा था कि आयतनिक सतत आवेश वितरण को समझने के लिए हमें आयतनिक आवेश घनत्व पता होना चाहिए। और ये आयतनिक घनत्व आवेश घनत्व होता क्या है? रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, जहां से हम क्या निकाल लेते हैं? क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितनी आती है? रो इंटू बी। अब ये गोला है, गोले का आयतन हमें पता है, पता होता है कितना होता है। तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल आर। तो जहां भी क्यू आएगा हम इसको डायरेक्टली यूज लेंगे, ठीक है। और कल हमने दो स्थितियां ज्ञात कर ली थी, याद है ना आपको? पहली स्थिति क्या पड़ी थी? जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, ठीक है। और दूसरी स्थिति क्या पड़ी थी? जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो। आज हम तीसरी और इम्पोर्टेंट कंडीशन पढ़ने वाले हैं जिसकी वजह से ये एग्जाम में आता है और इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वो क्या है? जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित। तो माना यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ से मतलब केंद्र बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमने एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q0। इस बिंदु P पर हमें E वेक्टर की गणना करनी है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा? जिस बिंदु पर भी हमें E वेक्टर की गणना करनी है वहां से एक गाउसियन प्रस्थ की कल्पना कीजिए। इमेजिन करो उस पॉइंट से एक गाउसियन सरफेस जा रहा है, ठीक है। और गाउसियन सरफेस जनरली हमने एक गोला ही कंसीडर किया है, तो हमने यहाँ पर भी क्या कर लिया? गाउसियन सरफेस गोला कंसीडर कर लिया। अब मेरे को बताओ कि इस गाउसियन सरफेस का क्षेत्रफल कितना था? आप बोलोगे 4/3 पाई स्मॉल r, ठीक है। और इस गोले का क्षेत्रफल कितना? तो आप कहोगे 4/3 पाई कैपिटल R, ठीक है। इस गोले को मैंने जो आवेश दिया है, पहले जो आवेश दिया था मैंने इस गोले को, वो कितना दिया था? इसको आवेश दिया था मैंने Q, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या? ये गोला कैसा है? अचालक। अब अचालक गोले की खास बात क्या है? जहां जैसा आवेश देते हैं वहां पर वो स्थिर रहता है, वो गति नहीं करता, वो सतह पे नहीं आएगा। अब सतह पर नहीं आएगा इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हर जगह पर आवेश का मान अलग अलग है। हर जगह पर आवेश का मान क्या है? अलग अलग है। तो मैंने माना कि इस गाउसियन पृष्ठ पर, इस गाउसियन पृष्ठ को जो चार्ज मिला है ना, वो मेरे को नहीं पता कितना है, मैंने बोल दी इसकी वैल्यू सपोज कितनी है? Q डैश। क्या है इसकी वैल्यू? Q डैश। इस गाउसियन पृष्ठ को जो मैंने चार्ज दिया है उसकी वैल्यू मैंने क्या बोल दी? Q डैश है। अब हमारा टारगेट है E वेक्टर की कैलकुलेशन करना। कहां पर? पॉइंट P पर। ये बिंदु P है, इस पर हमें E वेक्टर की कैलकुलेशन करनी है। तो E वेक्टर की कैलकुलेशन जब हम करेंगे, E वेक्टर का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या आएगा? K Q डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर। भाई इस बिंदु P पर यदि हमें E वेक्टर निकालना है तो क्या निकल के आएगा बताओ? ये तो निकल के आएगा K Q डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर। R कैप तो केवल हम दिशा के लिए लगा रहे हैं। यदि हम इसके परिमाण की बात करें सीधी सीधी भाषा में, इसका परिमाण क्या निकल के आएगा? K Q डैश अपॉन R डैश स्क्वायर। ये मैंने क्या कर लिया? इसका मैग्नीट्यूड कर लिया। क्या कर लिया? इसका मैग्नीट्यूड कर लिया। क्या यहाँ तक बात समझ में? अब प्रॉब्लम क्या है कि ये Q डैश की वैल्यू क्या है? इस Q डैश की वैल्यू निकालना हमारा टारगेट है, क्योंकि R डैश तो फिर भी हम निकाल लेंगे, R डैश तो भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो Q डैश हम सिमेट्री मेथड या फिर यूनिटरी मेथड से निकालते हैं। क्या होता है? क्या बोलेंगे यहाँ पर हम कि टोटल चार्ज Q कितने आयतन को दिया गया है? तो आप बोलोगे 4/3 पाई r क्यू आयतन को दिया गया है, ठीक है। इसलिए पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज है वो कितना होगा? मान लो कि वो स्मॉल q है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4/3 Q/4/3 पाई r क्यूब। और हमने कितना चार्ज दिया है? Q डैश। हमने कितना चार्ज दिया है? Q डैश। तो Q डैश की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी बताओ भाई? एकांक आयतन को हमने कितना चार्ज दिया? इतना दिया। अब हमारे पास आयतन कितना है? कितना जिसको हम चार्ज दे रहे हैं? हमारे पास आयतन इस गोले का है ना, इस गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r डैश क्यूब। तो क्या देखा? 4/3 पाई से तो 4/3 पाई कट गया, और Q डैश की वैल्यू कितनी निकल गया यहाँ पे? Q r डैश क्यूब अपॉन
बड़े ध्यान से आराम से इस चीज को ग्रैस्प कीजिए, समझिए इस चीज को, ठीक है। कहना क्या चाह रहे हैं कि टोटल चार्ज दिया Q, कितने को दिया, तो आपको पूरे गोले को दिया, पूरा गोला कितना है, उसका आयतन कितना है पूरे गोले का 4/3 पाई आर। इसके पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कितना गया, सपोज Q गया, इस Q की वैल्यू कितनी है, इस Q की वैल्यू है Q अपॉन 4/3 पाई आर। लेकिन हमारे पास वॉल्यूम कितना है जिसको हम चार्ज दे रहे हैं, वो आर डैश पे डिपेंड कर रहा है ना, तो Q डैश माना इसका चार्ज है और इसकी वैल्यू आ गई इतनी, तो Q डैश की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। इस Q डैश की वैल्यू को आपको, है ना, ये हो गया समीकरण 1, है ना, तो देखो समीकरण 1 से Q डैश का मान रखने पर, समीकरण 1 से हमने क्या करा, Q डैश का मान रखा, तो E वेक्टर की वैल्यू क्या निकल के आई, E वेक्टर की वैल्यू निकल के आई K, Q डैश की वैल्यू कितनी, Q R डैश Q अपॉन R Q इंटू R डैश का स्क्वायर, क्यूब ने डैश को काटा, E वेक्टर बराबर K Q R डैश को कट गया से डिवाइडेड बाय R Q और एक R डैश बचा ऊपर, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया E वेक्टर, कहां पर, इस पॉइंट P पर, कहां पर निकल के आया E वेक्टर, इस पॉइंट P पे निकल के आया। बट प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम इतनी सी कि ये E का वेक्टर, E वेक्टर का फॉर्मूला अपना सही है मैग्नीट्यूड वाइज, बट ये आंसर जो है तो किस फॉर्म में गिवन है, हमें Q की फॉर्म में गिवन है, किसकी फॉर्म में गिवन है, Q की फॉर्म में। यदि हमें इस आंसर को रो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो Q की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, रो इंटू 4/3 पाई आर, क्या रखना पड़ेगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो आंसर क्या आ जाएगा उस समय पर, E वेक्टर इज इक्वल टू K की वैल्यू रख दूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह मेरे को Q की जगह वैल्यू रखनी पड़ेगी, Q की वैल्यू क्या रखूं, रो 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ क्या रख दी आर डैश, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा आर क्यू, तो देखो आर क्यू से तो आर क्यू कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आंसर आ गया रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर डैश, देखो ध्यान से, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर डैश, ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया, कहां पर, इन टर्म्स ऑफ रो। यदि आपसे यूनिट पूछे तो भूलोगे तो नहीं, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, सीधी सी बात है, ये पूरा डायरेक्शन आपको समझ में आया। तो हमने तीनों बिंदुओं पर क्या याद कर लिया, ई वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें आपसे जो चौथा बिंदु पूछ सकता है वो कहाँ है, एट दिस सेंटर, इस सेंटर पे आपको क्या बताना है, ई वेक्टर बताना है। अब भाई इस सेंटर का ई वेक्टर तो इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, आर डैश जितना कम होगा ई वेक्टर की वैल्यू उतनी कम होगी, कम बोलेंगे एट सेंटर। चौथा पॉइंट क्या है, जब सेंटर की बात करेंगे केंद्र पर, चौथा पॉइंट क्या है, केंद्र पर, कहां पर, केंद्र पर, कहां पर, केंद्र पर, आर डैश बराबर 0, इसलिए ई वेक्टर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, ई वेक्टर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से, तो डाउट तो नहीं है इसके अंदर, है ना। ये टॉपिक क्या था हमारा, ये टॉपिक था अंदर स्थित किसी बिंदु P पर ई वेक्टर की गणना थी, क्लियर, समझ आई बात, आगे चलें, ठीक है। ठीक है, अब हम इसका ई बाय आर कर देखते हैं, भाई ई बाय आर कर कैसे बनेगा, तो देखो ये तो हो गया आपका आर, ये हो गया ई, है ना, ये हमने बोल दिया ये स्मॉल आर मतलब 0 सेंटर पॉइंट है, इसके बाद ये सरफेस है, ये अंदर का भाग है और ये बाहर का भाग, और ये इसकी क्या हो गई सरफेस हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में अंदर तक तो ये सरफेस के प्रोपोर्शनल है, देखो कैसे E इज प्रोपोर्शनल टू R ऐसा है ना, ध्यान से देखो, है ना, सतह पर इसका मान कुछ निकल के आया जो सर्वाधिक होगा, सबसे मैक्सिमम होगा, इसको बोलेंगे E सरफेस मैक्सिमम मान, और उसके बाद ये वही इस तरीके से क्या होता जा रहा है, विपरीत होता जा रहा है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा E इज प्रोपोर्शनल टू R डैश, ठीक है, और ये हो गया सरफेस।
तो ये मान निकल के आ गया हमारे पास, मतलब सॉरी ग्राफ हमारा बन गया है ना ई और आर के बीच में। ये कब है, कौन सी स्थिति में, जब हमारे पास गोला क्या हो, अचालक, गोला क्या हो, अचालक। बात समझ में आई? चलो न्यूमेरिकल देखते हैं फिर समझ में आएगा। ठीक है, पहले तो इजी न्यूमेरिकल कर लेते हैं ना। चलो बताओ, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं। माना कि ये अपना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्क्वायर हमने लिया है, ठीक है, और इसको मैंने चार्ज दिया है कितना, तो बताओ 5 माइक्रोकूलम। चलो मैंने इसको चार्ज दे दिया कितना, 5 माइक्रोकूलम। और आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा, आपको ई वेक्टर फाइंड आउट करना है। पहले तो गोला मैंने बताया कैसा है, आपसे कहा इस गोले की खास बात क्या है, चालक ठोस गोला है। कैसा गोला है, चालक ठोस गोला है ना। अब आपसे पूछा फाइंड आउट ई वेक्टर, है ना, एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट दे दिए मैंने आपको। एट पहला पॉइंट 25 सेंटीमीटर, सेकंड पॉइंट 15 सेंटीमीटर, थर्ड पॉइंट 5 सेंटीमीटर, फोर्थ पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर। आपसे अगर इनको सॉल्व करो तो बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहले तो इसकी त्रिज्या देखो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। पॉइंट पी कितनी दूरी पर है, 3 पॉइंट आ सकते हैं, या तो सतह पर आएगा, या अंदर आएगा, या बाहर आएगा। 3 पॉइंट आ सकते हैं। तो देखो सतह तो होगी 5 सेंटीमीटर, फिर 25 सेंटीमीटर गोले से बाहर है ना, ई वेक्टर का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या लगा दोगे आप, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू आपको पता ही है, मीडियम दे नहीं रखा उसने, तो 9 × 10⁻9। क्यू की वैल्यू दे ही रखी है कितनी, 5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय आर कितना है 25, तो 25 × 25 × 10⁻4, ये कट गया -2 हो गया, ये एक बार कट गया 5 बचा। ठीक है, अब ऊपर तो कितना बचा तुम्हारे पास 7, 9 × 10⁻7 बचा, और नीचे बचा 25 × 5। तो सॉल्व करने का तरीका क्या, इसको 900 लिखो, इसको 25 × 5 लिखो, इसको 10 सॉरी कितना लिख सकते हैं 6 5 लिखो, 5 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करा तो ये आया 9 और ये आया 4, 36 आ गया ना। इसको सॉल्व करा अपन ने तो 36 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻5 किया। अब इसको सॉल्व करो कितना आता है, अब ये तो सॉल्व हो जाएगा यार, ये तो हो जाएगा। कितना आएगा 7 × 5 = 35, बचे कितने 1, 5 × 2 = 10, 10⁻5 डायमेंशन मीटर पर कूलम, खत्म। ऐसे 15 का है तो यहाँ क्या रख दोगे 15, कैलकुलेशन कर लो। 5 का है तो क्या कर दोगे, यहाँ 5 रख दोगे, कैलकुलेशन हो जाएगी। अच्छा 2.5 का है तो क्या कहोगे, आपको पढ़ना है गोला कैसा है, चालक, इसलिए 2.5 पे टी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी 0, टी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0 होगी। क्लियर। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बन गया इसके अंदर, एक क्वेश्चन और बना दिया मैंने। चलो इसके अंदर एक क्वेश्चन और दे दिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू और बताओ, ये और आफत कर दी हमारे लिए। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, हमको फॉर्मूला तो पता ही है ना, Q बराबर क्या होता है, अरे सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन A, सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन A, है ना। अब सिग्मा चाहिए अपन को, तो Q पता है कितना 5 × 10⁻6, A चाहिए, A क्या से लें, A क्या से लेंगे हम, A लेंगे एरिया से, कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, मतलब 25 × 10⁻4। ये देखो फॉर्मूला कटी यहाँ से, -2 बचा, आंसर कितना आया -2 तो ऊपर है और ये 5 बार कट गया, 4 पाई × 5, इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या निकल के आ गया, इसका इसकी यूनिट क्या होगी भाई, इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बोलते हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर। यदि लीनियर निकालते तो क्या कहते हैं हम, लीनियर के लिए क्या बोलते हैं बताओ, लीनियर के लिए बोलते हैं हम क्या, बताओ क्या बोलते हैं
कूलम्ब पर मीटर। वॉल्यूमेट्रिक होता तो क्या बोलते हैं, कूलम्ब पर मीटर। अभी क्या है, सरफेस है, इसलिए क्या बोलते हैं, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, समझ में आ गया ना अच्छे से, है ना। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में दिया हुआ क्वेश्चन है, इसमें केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें वैल्यूज आपको पुट करना चाहिए, आपसे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब एक और देखते हैं क्वेश्चन बढ़िया सा। अब की बार क्या कहा, क्वेश्चन वही है, ठीक है, ज्यादा बढ़िया नहीं, पर आपको समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन। क्या कहा कि भाई ये वही रेडियस 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक धातु का बोला है, मतलब इट इज अ मतलब मेटल है, मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है ना, कंडक्टिंग स्फीयर बोल दो। तो इसकी जो कहने का मतलब है कि ये जो मेटल है ना, मेटल होता है चालक, है ना, एक चालक बोला है, ऐसा बोला, क्या बोला, क्या है ये, चालक। ठीक है, अब आपसे क्या कहा कि इसकी सरफेस का ई वेक्टर आपको दे रखा है, इसकी सरफेस का ई वेक्टर आपको दे रखा है। सपोज इसकी सरफेस का ई वेक्टर है 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। कितना दे रखा है, 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। आपसे पूछा ये कि यहां से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ऐसे है P, ठीक है, उस पॉइंट पर ई वेक्टर क्या हो, समझ में आया। आपसे ई वेक्टर कहां पूछा है, आपकी बार एट पॉइंट P पूछ लिया उसने, तो कैसे करें। अब आपको इसमें एक बात समझ में आनी चाहिए सीधी सी, वो क्या कि देखो यहाँ पर ये जो चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसी की वजह से यहाँ पे ई वेक्टर है, ठीक है, और ये चार्ज अब अपना फिक्स हो गया क्योंकि हमारा ई फिक्स हो गया, तो ये चेंज हो नहीं सकता। अब जब तक चार्ज चेंज नहीं हो सकता तब तक ई पी की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वही रहेगी। इस केस में हमारे पास सरफेस पर क्या लिखेंगे, ई सरफेस, इसकी वैल्यू फिक्स है, क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है ई एट पॉइंट पी, इसकी वैल्यू फिक्स है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, पॉइंट पी पे चाहिए, तो क्यों ना मैं दोनों को डिवाइड कर दूं और के क्यू से के क्यू को उड़ा दूं, तो क्या आ जाएगा, ई पी अपॉन ई सरफेस, ई पी अपॉन ई सरफेस। समझ आ रहा है, चलो पहले ऐसे लिखो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ई सरफेस ऐसे लिखो, ई सरफेस अपॉन ई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 1। एकदम क्लियर ना आपको। अब अपन को तो क्या चाहिए, p की वैल्यू चाहिए ना, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, EP अपॉन ई सरफेस, उल्टा कर दिया, तो यहाँ उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें EP की वैल्यू चाहिए, EP इज इक्वल टू कितना हो गया, आर अपॉन आर का होल स्क्वायर इनटू ई सरफेस। अब एक चीज सोचो यार, क्या हमें सारी वैल्यू पता है, बिल्कुल सारी वैल्यू पता है, तो वैल्यू रख दो। EP का कैलकुलेशन कितना निकल के आएगा, EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ बताओ क्या होगा, कैपिटल R कितना दे रखा है आपको, इट इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर एंड द वैल्यू ऑफ दिस स्फीयर रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इनटू 5 सेंटीमीटर, ये तो ऊपर का काम है। नीचे देखो क्या आएगा, स्मॉल r स्क्वायर, मतलब नीचे क्या लिखूं मैं, 25 सेंटीमीटर इनटू 25 सेंटीमीटर, समझ में आया, इनटू ई सरफेस, और कर दो ई सरफेस के लिए क्या करूं मैं, 5 × 10⁵ 5, ये तो करना है मेरे को, 5 × 10⁵ तो क्या देखा, 5 5 जा 25 और -2 -2 -2 -2 ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हमारे पास, 1/5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इसको और अच्छे से सॉल्व करें तो 10/5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और अच्छे से सॉल्व करें तो 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। दिस इज आंसर। समझ में आया आपको, ये आंसर आ चुका हमारा,
क्या किया हमने, एक चालक गोला लिया, प्रश्न सुनो ध्यान से, पहले प्रश्न सुनो है ना, फिर सॉल्यूशन पे जाओ और फिर आंसर गेट करो, स्टेप बाय स्टेप करना है। एक चालक गोला लिया, ठीक है, इसकी रेडियस बता रहा है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी सरफेस की ई वेक्टर आपके पास इसमें दे रखी है 5 × 10⁵ मीटर पर कूलम। आपको 25 सेंटीमीटर अपार्ट एक पॉइंट पी है जिस पे ई वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने इसका फॉर्मूला लगाया सरफेस का, ई का सरफेस पे कितना होगा, ई सरफेस इज इक्वल टू k/r²। फिर पॉइंट पी पे लगाया, चालक बोला है, फॉर्मूला लगाया k/r², ठीक है। अब हमने देखा कि भाई ई सरफेस हमें पता है, k तो दोनों का सेम ही है भाई, ए वही चार्ज तो है, इसी वजह से यहाँ वेक्टर निकल रहा है, तो ये k कट जाएगा और ये 1/r² और ये 1/r²। इसको सॉल्व करा, p की वैल्यू, p की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला निकाला और e की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था 2015 RBSc, समझना है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे गड़बड़ नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब हम एक अचालक गोले का क्वेश्चन देख लेते हैं। चालक गोले क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, एक अचालक गोले का क्वेश्चन और देख। अब की बार क्या कहा कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है 5 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ सिग्मा, सॉरी सिग्मा नहीं, रो, if the value of rho is 5 into 10⁻³ coulomb per meter cube, then find out the value of E vector and पहला पॉइंट सेंटर ऑफ द स्फीयर, बी पॉइंट, पहला तो कौन निकालना है, सेंटर ऑफ द स्फीयर, बी सरफेस ऑफ द स्फीयर, सी 10 सेंटीमीटर from the center, 10 centimeter apart from the center। और नेक्स्ट पूछा आपसे 2.5 सेंटीमीटर apart from the center। तो करने का तरीका वही, पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। एक अब की बार नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपको गिवन है, जिसका रो आपको गिवन है, आपसे ई वेक्टर की वैल्यू पूछी है एट डिफरेंट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन है सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेकंड पोजीशन है सरफेस ऑफ द स्फीयर, थर्ड पोजीशन है 10 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द स्फीयर, फ्रॉम द सेंटर सर, और लास्ट है 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द सेंटर। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपल वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्यू वाला, वो तो याद रखना है ना तुमको, वो तो रटते रटते कितना टाइम हो गया, वो तो याद ही है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, E बराबर k/r² के समथिंग इसका फॉर्मूला हमें मिलने वाला है। तो हमें चाहिए k, जो बार-बार में प्रॉब्लम करेगा, रो दे रखा है k निकालना है तो पहले q निकालना है, रो दे रखा है q निकालना है तो पहले q निकाल के भरी करते हैं, ठीक है। q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है q अपॉन v इज इक्वल टू रो, ठीक है। तो q कितना हो जाएगा भाई, आप कह दोगे रो इनटू v हो जाएगा। अब हमें सारी वैल्यू पता है क्या, इसमें रो पता है क्या, रो पता है, रो रख दो, v पता है क्या 4/3 पाई r³ कितना, r³ है आपका 125 × 10⁻⁶, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो करके कितना हो गया, -3 हो गया ना, ठीक है। तो ये हो गया 125 × 5 625 into
4/3 22 3.14 लिख लो इसको 3 पॉइंट जब पाई लिख लो पाई खत्म 4 पाई रहने देते हैं इसको और ये लिख देते हैं 10 रेज़ पावर माइनस ये q की वैल्यू लिख सकते हैं। अब इस q की वैल्यू को आप यूज कर लो और सीधा सीधा वैल्यू गेन कर लो। तो सेंटर पे तो 0 आनी हमें पता है, सेंटर पे तो कितना आएगा ये वेक्टर 0 आएगा, इसको निकालने की जरूरत तो है क्योंकि सेंटर पर हमें पता है भाई चालक हो या कुछ भी हो आंसर 0 आ। अच्छा सरफेस पे चाहिए, सेकंड है सरफेस पे। तो सरफेस का फॉर्मूला क्या E = kq/r²। ठीक है तो वैल्यू हमारे पास सारी है, रख देते हैं। k का मान कितना 9 × 10⁹9, q का मान कितना उठा के रख दो कितना है 625 × 4π/3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय r² मतलब 5 × 5 × 10⁻⁻⁴। सॉल्व करा तो देखो 5 25 ये 25 हो गया और ये ऊपर जाके +1 हो गया मतलब ये कितना हो गया 10 हो गया और ये हो गया 3 3 9। तो सॉल्व करा तो लगभग कितना आ गया 575 750 × 4 5 हो गया है ना। अब इसको और सॉल्व कर लो तो एक तरीके से 600 हो गया, कितना हो गया 6000 6005। ठीक है तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया न्यूटन का कूलम। अब चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो पाई की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ये कहां निकला ध्यान से देखो, ये निकला कहां ये निकला है सरफेस पे निकला एकदम क्लियर, कुछ नहीं किया ये q/r²। q कहां से उठा के रखा यहां से उठा के रखा, सिंपल कैलकुलेशन किया आप कर लेना। ठीक है चेक भी कर लेना सही किया। ठीक है अब नेक्स्ट है हमारा जब पॉइंट कहां पर हो 10 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द सेंटर। तो आपको करना क्या है ऊपर की वैल्यू में तो कोई चेंज होना नहीं है, ऊपर की वैल्यू तो ऐसे कैसे ही रहेगी। देखो ऊपर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना है, ये दो तो हो गए ना फॉर्म में 30 क्या e बराबर कितना ये कितना 9 × क्या लिखो 9 × 10⁻⁹9 q कितना 625 × 4π/3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय r²। 10 × 10 × 10⁻⁴ ये कटा एक ऊपर पहुंचा 10 हुआ है ना, तो ये 10 हो गया यहाँ से, तो ये 10⁻10 हो गया, एक दो कट गए तो यहाँ बचा 8 है ना, ये खत्म हो गया, ये हो गया 3 3 9 तो ये हो गया 625 × 3 × 4π × 10⁻8। ठीक है अच्छा सॉरी इसमें एक कैलकुलेशन हो गई 10⁻10 हो रहा है, चेक कर लेना आ जाएगा। ठीक है 10⁻10 हो रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये तरीके से 650 और 650 कितने होते हैं 1200 1250 और 2500। ठीक है और 25 से 7500 तो ये हो गया 7500 पाई × 10⁻8। चेक कर लेना। ठीक है सिंपल कैलकुलेशन है जिसमें कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाई, सिंपल कैलकुलेशन है, चेक करना हो सकता है कैलकुलेशन गलत भी हो आप चेक कर लेना। ठीक है नेक्स्ट है 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द सेंटर। अब ये अपने काम का क्वेश्चन 2.5 सेंटीमीटर। अब इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था सीधा रो की टर्म्स में याद करो E = ρ/3ε0 सीधा फार्मूला रन करना है इसका r बहुत जगह काम आएगा। रो की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 × 10⁻3। ठीक है अपॉन 3 की जगह 3 रख दो और ये 8.854 × 10⁻⁻12 रख दो और यहाँ क्या रख दो r' की वैल्यू कितना है तुम्हारे पास 2.5 सेंटीमीटर मतलब माइनस का 2 कर दो, यहाँ से काटो माइनस का 10 रखो, इसको मान लो आप 9। ठीक है और ये ऊपर गया ये हो गया 30। अरे सिंपल कैलकुलेशन करूँ क्या आराम से करूँ क्या हो रहा है दोबारा देख लो आराम से देखो जल्दी। रो की वैल्यू बताओ कितनी है 5 × 10⁻3। ठीक है
अपॉन 3 चाहिए ना, तो 3 की वैल्यू 3 होगी, इसमें क्या एप्सिलॉन की वैल्यू 8.854 होती है ना, जिसको मैंने कैलकुलेशन के लिए 9 मान दिया अभी। 9 into 10 इज पावर माइनस क्या लिख दिया 12 3 एप्सिलॉन खत्म। r' की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करें बताओ, जितना पॉसिबल हो उतना इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेशन के लिए क्या करा, यहाँ से 2 जीरो हटाई सबसे और यहाँ लिख दिया माइनस है, बताओ सही क्या है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक जीरो यहाँ से हटाई, थीटा लिख दिया, ठीक है। अब क्या करा, एक जीरो से ये काट दिया, ये 2 बचा, ठीक है। अब और कुछ दिख रहा तुम्हें इसमें बिना काटे से, तो करते हैं सॉल्व। सॉल्व भी करना पड़ेगा, क्या सोचना 5 into 25 into 10 raised power, ये तो ऊपर का क्लियर हो गया। नीचे कितना बचा, नीचे सब कुछ कैंसिल है, केवल 10 raised power minus 10 था जो ऊपर आ गया, और ये हुआ 27 और ये हो गया 12, ये यहाँ से हट गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया 125 डिवाइडेड बाय 27 into 10 raised power 12, ठीक है। और ये हो गया न्यूटन पर कूलम। अब इसको सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे तो लगभग 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4.8 समथिंग नियरली इक्वल टू लिख देता हूं मैं 10 raised power 12 न्यूटन पर कूलम। तो ये सॉल्व कर लेना आंसर। तो कहने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा दिमाग हमसे हमें लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने जो भी आपसे पूछे जाते हैं, क्लियर। तो ये आज हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और एक तरीके से सतत जो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था ना, उसका एक मेजर पोर्शन हमारा खत्म हुआ। इसके बाद इस चैप्टर में केवल आपके 2 या 3 टॉपिक हैं, वो भी छोटे छोटे से हैं, 1 या 2 लेक्चर के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसने अभी तक इसके नोट्स नहीं कंप्लीट किए हैं वो पहले इसके नोट्स कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा सबसे पहले इसके नोट्स आपके चेक होंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जब तक इसके नोट्स तैयार नहीं होंगे मैं नेक्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए इसके नोट्स आप जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और कोई डाउट है तो कमेंट में आप बेशक पूछ सकते हो, ठीक है। कई लोगों की ये भी प्रॉब्लम मेरे को सुनने में आती है कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, तो आप उसको क्लियर करने के लिए या तो आप मेरे को कॉल करो या फिर व्हाट्सएप पे अपना कमेंट छोड़ो, और या फिर जहाँ यूट्यूब पे आप इसको पढ़ रहे हो वहाँ पे कमेंट छोड़ो, ठीक है। कहीं मेरे को कैसे पता लगेगा, आप बताओ, मेरे को बताओ सही, मेरे को क्लू दो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, तभी तो मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो जिन बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम है कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप बेशक हमसे पूछ सकते हो। आप सबके पास कॉन्टैक्ट नंबर मेरे हैं,